Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्टाइज। रिसेंटली वाटर अमेंडमेंट बिल जो है 2024 का, इसको पास किया गया है राज्यसभा से। सो इससे रिलेटेड जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं, प्लस जो एक्ट ओरिजिनल एक्ट था 1974 का, इस एक्ट के क्या फीचर्स थे, क्या अमेंडमेंट हुए हैं और इसके अलावा इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुए थे बीच में भी, we'll be learning about it. So let's start with why in news. So water prevention and control ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024 जो है, इसको 5 फरवरी को राज्यसभा में टेबल किया गया था और वहां से इसको पास किया गया। जो लेजिस्लेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 74 का जो एक्ट था, इसने सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था वो एस्टैब्लिश हुए थे और यहाँ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस हुए इसी बिल के अंदर रीसेंट अमेंडमेंट्स में। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। सो अगर हम मेजर प्रोविजंस की यहाँ पे बात करेंगे तो वाटर अमेंडमेंट बिल जो है, ये वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये कॉर्नरस्टोन रहा है भारत के एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन का। इंश्योर करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ताकि जितने भी वाटर रिसोर्सेज है भारत में उनका हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर पाए। ये जो रीसेंट अमेंडमेंट हुए ये एड्रेस करते हैं कुछ शॉर्ट कमिंग्स को, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अडॉप्ट करते हैं, कंटेम्पररी नीड्स जो इस एक्ट से रिलेटेड थे। अमेंडमेंट्स वाटर एक्ट में और ज्यादा जरूरी थे, ये जो एयर एक्ट रिसेंटली था उसके लाइन में इसको लाने के लिए। दोनों लॉज में सिमिलर प्रोविजंस हैं। अगर हम इसमें बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट की अमेंडमेंट्स का, तो इसमें कंसेंट है एग्जेम्पशन से फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज हियर। प्रायर कंसेंट जरूरी है। करंटली एक्ट मैंडेट करता है कि कंसेंट लेना पड़ेगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अगर कोई भी नई इंडस्ट्री या ट्रीटमेंट प्लांट एक सीवेज को डिस्चार्ज करता है वाटर बॉडीज में, ये जो बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कंसल्टेशन, जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आता है कि सर्टेन इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकता है कि उनको स्टेट अथॉरिटी से अब जाकर के कंसेंट नहीं लेना पड़ेगा। अब ये ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो गाइडलाइंस इशू कर सकती है ग्रांट के लिए, रिफ्यूजल के या कैंसिलेशन के लिए कोई ऐसा कंसेंट जो स्टेट बॉडी ने दिया हो। पेनल्टीज है कंसेंट रिक्वायरमेंट्स को वायलेट करने के लिए। यहाँ पे मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो है, अगर वहां पे उनके साथ टेम्परिंग की जाती है तो यहाँ 10,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक का यहाँ पे फाइन इंपोज किया गया है। तो 1974 का एक्ट था, ये एक्ट के पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती थी कि वो अथॉरिटी थी उसके पास कि वो नॉमिनेट कर पाए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को। लेकिन जो बिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेस्क्राइब नॉमिनेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे पाएगी। प्रोसीजर्स या टर्म ऑफ सर्विसेज भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे। ये यहाँ पे इसकी पावर बढ़ाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसके अलावा जो वाटर पॉल्यूशन जो डिस्चार्ज होता है वाटर बॉडीज में, जो सेंट्रल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, ये डायरेक्टिव इशू करते थे एक्टिविटीज को रोकने के लिए जहां डिस्चार्ज था हार्मफुल सब्सटेंसेस में वाटर बॉडीज में। और इन कंट्रावेंशन जो पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है, यहाँ पेनल्टीज 10,000 से 15,000 तक की रखी गई हैं। प्रीवियसली यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के जो थे वो प्रावधान थे, हालांकि कहीं इम्प्रिजनमेंट देखा नहीं गया था इस एक्ट से रिलेटेड। ये जो बिल है ये इम्प्रिजनमेंट को रिप्लेस करता है पेनल्टी से, जो हमने देखा कि 10,000 से 15 लाख तक की पेनल्टीज हैं। ये अनस्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो एजुकेशन ऑफिसर्स को डेजिग्नेट कर पाएगा। यहाँ पे जो अपील्स होगी इनके डिसीजंस के अगेंस्ट, ये लॉज होंगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आगे। नाउ यहाँ जो फाइन्स है जो कलेक्ट किए जाएंगे, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड जो है ये एस्टैब्लिश किया जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये जो बिल है एक्सटेंड करता है एंटिटीज को कि एम्पावर कर सकते हैं कि वो कंप्लेन फाइल कर सके, इंक्लूडिंग एजुकेशन ऑफिसर्स अलोंगसाइड द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड इसके अलावा एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहां फाइल कर पाएंगे। यहां पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली, उनको सब्जेक्ट है कि उन पे पेनल्टीज लग सकती है। 1 मंथ की उनकी बेसिक सैलरी यहां पे लग जाएगी अगर उनका डिपार्टमेंट वायलेट करता है इस एक्ट को। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्निंग बॉडीज के अंदर, इसको वापस से रीइंफोर्स करने में हेल्प करता है। कुछ क्रिटिक्स यहां पे आर्ग्यू करते हैं, क्रिटिक्स ये आर्ग्यू करते हैं कि बिल जो है ये पावर्स को बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर दे रहा है, सेंटर पे बहुत पावर दे दे रहा है, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सब्जेक्ट जैसे एनवायरमेंट है ये बहुत हार्ड है टैकल करना जब तक कुछ इंप्रिजनमेंट का फियर नहीं होगा। कुछ क्रिटिक्स कंसर्न्स रेज करते हैं पोटेंशियल इंपैक्ट का ट्रांसपेरेंसी पे वाटर पॉल्यूशन इशू से डील करने के लिए। ये आर्ग्यू करते हैं कि सर्टेन रेगुलेशंस को अगर हम रिलैक्स करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी जो इंडस्ट्रीज की और रेगुलेटरी एजेंसीज जो है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, लेस ट्रांसपेरेंसी होगी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में। अब ये जो पुराना एक्ट था ये जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, ये भारत का पहला लेजिस्लेशन था जिसका काम था वाटर कंटामिनेशन को एड्रेस करना। यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किए गए थे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सितंबर में 1974 में। ये जो एक्ट है ये इंडस्ट्री यूनिट्स को रिक्वायर करता है कि वो परमिशन ऑब्टेन करें स्टेट बोर्ड से बिफोर फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, और स्पेसिफिक नॉर्म्स जो हैं एनवायरमेंटल उनसे कंप्लाई करें।
जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रोल था यहाँ पे वो कलेक्ट करता था या डेटा डिसेमिनेट जो था वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड वो करता था, टेक्निकल स्टैंडर्ड सेट करता था। वाइल जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था यहाँ कंप्लायंस थी, पेनल्टीज से वायलेशन के लिए, फैक्ट्री शटडाउन से, मॉनिटरी फाइन्स वगैरह, इंप्रिजनमेंट लगभग 6 साल तक का वो इसका वर्क होता था। हाउएवर अब तक कोई रिकॉर्डिंग इंस्टेंस यहाँ पे इंप्रिजनमेंट के केस में नहीं थे। प्रीवियस अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, जो एक्ट है ये अमेंड हुआ था 1978 में, 1988 में भी इसको अमेंड किया गया था। ये क्लैरिफाई करता है कुछ एम्बिग्विटीज को, ज्यादा पावर देता था ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। यहां पे प्रायर कंसेंट की जरूरत पड़ती थी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अगर कोई भी हमें यहाँ पे इंडस्ट्री अगर नहीं लगानी पड़ती थी, डिस्चार्ज करना पड़ता था डोमेस्टिक सीवेज को, या उसको ट्रेड करते थे हम वाटर स्ट्रीम्स, वेल्स या सीवर्स में, एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद स्टेट बोर्ड जो था वो कंसेंट ग्रांट कर सकता था स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, वैलिडिटी जो डेट थी, या कंसेंट को रिफ्यूज कर सकता था, रीजन भी दे सकता था राइटिंग में। और यही सिमिलर प्रोविजंस उन इंडस्ट्रीज के लिए थी जो 1974 की इस एक्ट के आने से पहले डिस्चार्ज करते थे। तो ये प्रीवियस अमेंडमेंट्स है। नाउ एज पर द अमेंडमेंट वाटर एक्ट, which of the following statement is false regarding consent for establishing industries? All industries must obtain consent from State Pollution Control Board before discharge of the sewage. The central government can exempt certain industry from seeking consent. Violating consent norms or tampering with the monitoring devices attracts penalties. The Amendment Act removes all the penalties related to the consent violations. Now, who is responsible for prescribing the nomination process and terms of services for chairperson of a state pollution control board? The respective state government, the Central Pollution Control Board, the National Green Tribunal, the central government, and the consultation with the CPCB. Now we have our today's main practice question. The question asks you to critically examine the Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill 2024 in light of its potential impact on India's water resources management and environmental sustainability. Discuss both the potential benefits and drawbacks of the proposed amendments and suggest any modifications you would recommend for a more balanced and effective approach. So this was all about today's video in session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with List IAS for your better preparation.